तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसमें लॉ एंड एथिक्स, देखो फाउंडेशन में था लॉ एंड कम्युनिकेशन, यदि फाउंडेशन पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो वो जानते हैं, ग्रेजुएशन से जो आए होंगे उनको कम पता होगा, कोई बात नहीं। अभी है अपने यहां पर लॉ एंड एथिक्स। एथिक्स करके एक छोटा सा टॉपिक है, 10 मार्क्स के लगभग ही आता है, वो ज्यादा नहीं आता। बाकी जो पार्ट है वो लॉ का ही पार्ट है। उसमें भी सबसे पहले है कॉमर्शियल लॉज, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एनआई एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन भी, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस। सेकंड जो पार्ट है वो है बिजनेस एथिक्स, वो बता ही दिया मैंने आपको, 10 मार्क्स के आसपास आएगा ये। थर्ड पार्ट है वो कंपनीज एक्ट है सर। हाँ, कंपनीज एक्ट लगभग 40 मार्क्स का आएगा आपके। और लास्ट है सर लेबर लॉ। लेबर लॉ में छोटे छोटे 5 या 6 टॉपिक है और लगभग 15 से 20 नंबर की कवरेज वो रखता है। तो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, तो 40 मार्क्स का आपका सिलेबस जो कि कंपनी लॉ है वो अपन साथ मिलकर के पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो जितना मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊं उतना आप साथ साथ घर पे रिवाइज कर लेना, तो फिर उससे अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने हो सकता है, जैसे मैंने इसकी 1 या 2 क्लास पहले ले ली थी, तो जैसे आपका फाउंडेशन के एग्जाम होते, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से फर्स्ट पेज पढ़ाया होगा, आई विल रिपीट इट, कोई इशू नहीं है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ और फिर कल से अपना नया टॉपिक जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान से सुने, जिनका पहले पढ़ा हुआ वो भी सुन लें, और बाई चांस पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोग भी सुन सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जानता हूं, जिनको मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया है, जिनको नहीं पढ़ा है उनको नहीं जानता, तो मैं उनसे जानकारी कर सकता हूं, ठीक है। मैम आपका शुभ नाम? वंदना। आप फाउंडेशन पास आउट हैं? जयपुर से ही? कहाँ से? प्रॉपर सीकर से, ठीक है जी। मैम आप? हाँ, आप पीछे मुड़ के देख रहे हो। हिमांशी, क्या नाम आपका? अनीसा। तो आप फाउंडेशन पास आउट हैं? आप कहाँ से हैं? ठीक है सर। आप? धनंजय। सर आप कहाँ से? प्रॉपर, झूठ नहीं बोल रहे ना? ठीक है। चित्रांश, आप कहाँ से सर? जयपुर से, ठीक है। और बाकी सब लोग ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है, जानता हूँ। आप झुंझुनू से, ठीक है। आप तो फाउंडेशन में थे ही, मैं नाम नहीं जानता वो अलग बात है, आपको मैंने अभी 2-3 दिन पढ़ाई। हाँ, विनीत को तो मैं जानता है। चलिए सर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो सर एक बात बताओ, सीए में तो आप लोग बन जाओगे तो कंफर्म है, ठीक है। अभी जैसे आपके सीए में इंटर के 2 ग्रुप हैं, 4 and 4 8 पेपर, उसके बाद फाइनल में भी 4 and 4 8 पेपर, ओनली 16 पेपर पास करने हैं आपको। और आपने बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ी है सर, आपने 10th 12th जैसी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, याद रखा करो अपने इतिहास को आप। ये 16 पेपर्स को बड़ी चीज नहीं है, और लाइफ सेट, सीएमए की डिग्री मिल जाएगी, आप इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाओगे सर, आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। पहले 5 साल आप एसोसिएट मेंबर रहते हो, आप रहोगे एसीएमए, एसोसिएट कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और जब 5 साल हो जाएंगे आपको सीएमए बने हुए, तब आप फेलो मेंबर बन जाओगे, यानी सीनियर कोस्ट अकाउंटेंट। क्या चीज में? माइक में आवाज नहीं, जस्ट ए मिनट, नहीं देखो ऑन तो है, एक बार आप चेक करो कैसे। हाँ जी, तो जैसे अपन बात करे थे 5 इयर्स तक आप एसोसिएट कोस्ट अकाउंटेंट, और आफ्टर 5 इयर्स फेलो कोस्ट अकाउंटेंट, यानी सीनियर कोस्ट अकाउंटेंट हो जाओगे। सर सीएमए बनते ही आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी होती हैं, या तो आप कहीं पर जॉब ज्वाइन कर लो, और 90% लोग जॉब ही ज्वाइन करेंगे, और उसमें कई गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं जिनमें पर्टिकुलरली कोस्ट अकाउंटेंट के लिए ही वैकेंसी आती है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या अदर कई कंपनी जैसे कोल इंडिया, एनटीपीसी और भेल, बीएल, ऐसी कई कंपनीज हैं जिनमें आप अच्छा पैकेज ले सकते हैं।
दूसरा रास्ता सर, आप अपना खुद का ऑफिस भी कर सकते हैं एज ए कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट किस चीज के? देखो अपन को डॉक्टर तो है नहीं, अपन या तो टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे जिसमें आप इनकम टैक्स, जीएसटी या लेबर लॉ या कंपनीज एक्ट, या जैसे सीएमए फाइनल में पढ़ोगे या फॉरेन करेंसी के भी कुछ लॉ होते हैं जिसको फेमा बोलते हैं, ये अपना कॉस्ट ऑडिट, अकाउंट्स मैनेजमेंट, ये सब चीजें आप हैंडल कर सकते हो। ये लाइन तभी आपके लिए ज्यादा काम की है जैसे आप लोकल हो, जयपुर के रहने वाले हो और आपका सोशल नेटवर्क ठीक ठाक है। हाँ, आपकी जानकारी ठीक ठाक है। वही बात है सर, आप एलएलबी करके एडवोकेट बन जाओ और कोर्ट में अपनी चेयर लगा लो, सर केस कहां से आएंगे? जानकारी से आएंगे ना। सेम चीज कॉस्ट अकाउंटेंट में। और मान लो सर आप प्रैक्टिस में आ गए और आपके पास एक क्लाइंट आता है, दो जने आते हैं आपके पास और उनका नाम आप जानते होंगे नहीं तो मैं बता देता हूं। एक का नाम अनिल है और दूसरे का नाम सुनील। ये दो जने आपके पास आते हैं, यू आर ए कॉस्ट अकाउंटेंट, और इन्होंने आकर के आपसे यही पूछा कि सर हमें बिजनेस करना है, और वो भी रियल एस्टेट का। मान लो आप जयपुर में टूर एंड ट्रेवल्स, ज्वेलरी या रियल एस्टेट, ये 3-4 बिजनेस ही ठीक चलते हैं क्योंकि जयपुर को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं है। हाँ, एक हेरिटेज सिटी है तो टूर एंड ट्रेवल्स अच्छा चल जाता है, ज्वेलरी का अच्छा चल जाता है, और रियल एस्टेट तो खैर हर जगह ही थोड़ा बहुत है, तो अपने जयपुर में भी। और इनको रियल एस्टेट का ही बिजनेस करना है सर। ये लोग जमीन खरीदेंगे, उस पर अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स बनाएंगे और सेल कर देंगे। सर आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आते हो, जब भी अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने पास अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग ऑप्शन है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकते हो, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर होते हैं? एक। जो भी लॉस होगा अकेले का, जो भी प्रॉफिट होगा अकेले का। सिंगल ओनरशिप यदि किसी फॉर्मेट में है तो वो किस में है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड होता है पार्टनरशिप, जो आपने 12th क्लास में अकाउंट्स में भी पढ़ी होगी। पार्टनरशिप मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म बनानी तो मिनिमम और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, उससे ज्यादा फिर आप पार्टनरशिप फर्म नहीं रख पाओगे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का भी एक नुकसान है। मान लो आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ठीक चला, कॉन्फिडेंस आया, और ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड किया, और भगवान ना करे सर यदि बिजनेस में लॉस हो गया तो जो भी आपने कर्जा लिया है बैंक से या किसी और अदर सप्लायर से, आपने रॉ मटेरियल लिया है या और अपने रिलेटिव से आपने लोन लिया है, अब उनका रीपेमेंट करो। यदि पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स कम है तो जितना पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स है उतना तो पार्टनरशिप फर्म के एसेट से पे करो, और रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट से पे करनी होगी। यानी पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं कर पाओगे। नहीं, कर लोगे, रोकेगा कोई नहीं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। यदि अनिल अंबानी जी की तरह बिजनेस फेल हो गया तो सर अपना मकान भी बेचना पड़ेगा, अपनी पर्सनल एसेट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, जो भी आपकी पर्सनल एसेट्स है ना, आपका घर तक सेल हो जाएगा। इसलिए कोई भी जो बड़े बिजनेसमैन है, कभी भी ये लोग पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस नहीं करते। सर यदि आपको रिस्क नहीं लेनी ना, आप ये चाहते हो कि मेरे बिजनेस का लॉस मेरी पर्सनल एसेट को ना खाए, मेरे घर पर उसकी कोई आंच ना आए, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी वाइफ की ज्वेलरी या जो भी घर का सामान है वो ना बिके, सर आप कंपनी बना करके बिजनेस करो सर। क्योंकि जब भी आप कंपनी रजिस्टर करवा करके बिजनेस करते हो ना, तो कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं, ओनर, तो कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। शेयर होल्डर्स जितने शेयर्स खरीदेंगे उतना पैसा कंपनी को दे देंगे। अब यदि भगवान ना करे कल कंपनी में लॉस हो गया तो कंपनी के एसेट सेल करके कंपनी की लायबिलिटी पे कर दो, क्योंकि कंपनी अलग पर्सन है।
कंपनी अपने आप में एक अलग व्यक्ति है सर, और कंपनी के एसेट्स को सेल करके आप कंपनी की लायबिलिटीज को पेमेंट कर दो, और यदि फिर भी कंपनी के एसेट्स कम रह जाएं तो शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं होते। तो कंपनी बना करके बिजनेस करने का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि कंपनी की लायबिलिटीज के लिए कंपनी के शेयर होल्डर लायबल नहीं होते। कंपनी के केस में कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी 0 होती है सर, लिमिटेड है, जितने शेयर खरीदेंगे उतनी है, बाकी उनकी कोई लायबिलिटी नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, दोनों तरफ से समझा देता हूं। यदि पार्टनरशिप फर्म होती तो कैसे होता। तो मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ एंटरप्राइजेज, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। मैं इसकी बैलेंस शीट बना रहा हूं सर। तो बैलेंस शीट में इधर कैपिटल होता है, मान लेते हैं सर कैपिटल है 10 करोड़ रुपीस या 10 लाख रुपीस लगा देते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल है। तो दोनों पार्टनर्स ने या जो भी 3 पार्टनर हैं सब ने मिलकर के पार्टनरशिप फर्म में कितना कैपिटल लगाया, 10 लाख। और वही पहली एंट्री आप लोग करते ही हो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10 लाख रुपीज। फिर बाद में इन लोगों ने कुछ और रॉ मटेरियल परचेज किया, कोई लोन लिया, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, ऐसे करके जो लायबिलिटीज हैं वो हैं सर अराउंड 70 लाख। कैपिटल 10 लाख, लायबिलिटीज 70 लाख। अब आते हैं इधर एसेट साइड में। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे लॉस होता गया, एसेट्स खत्म होती गई, और आज के दिन इनके पास एसेट्स बची हैं सर 30 लाख रुपीज की। और अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम हमारी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। अब याद है सर, आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ते थे, डिसोल्यूशन के केस में वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या करोगे आप, अपने पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को सेल करो। कितने अमाउंट रियलाइज होगी, 30 लाख, और इससे आप लायबिलिटीज को पे कर दो। कितनी है लायबिलिटीज और रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है आपके पास, डिफरेंस अमाउंट 40 लाख रुपीज। ये पार्टनर्स को पर्सनली पे करना होगा। अब देखो, पार्टनर्स ने जो 10 लाख रुपीज बिजनेस में लगाए थे वो 0 हो चुके हैं, यानी खुद का लगाया हुआ पैसा तो वैसे ही खत्म हो गया, और प्लस जो लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है पार्टनरशिप फर्म की, अब वो भी आपको अपनी पर्सनल एसेट से पे करनी होगी। यही बिजनेस यदि कंपनी के फॉर्मेट में होता तो सेम एज इट इज बैलेंस शीट कॉपी करेंगे, नाम तो बदलना पड़ेगा। देखो, XYZ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के नाम का आखिरी अक्षर लिमिटेड होगा। प्राइवेट लिमिटेड, यदि प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो, पब्लिक रजिस्टर्ड कराई है तो लिमिटेड। इसकी सेम बैलेंस शीट कॉपी करता हूं, कुछ भी चेंज नहीं करता ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां पर कैपिटल, अब याद करो, पार्टनरशिप फर्म में तो बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और कंपनी में बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख। स्टार्टिंग में जो भी शेयर होल्डर हैं 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे। पार्टनरशिप में प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, 200 होते हैं। वो चलो अपन आगे डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं, कैपिटल कितना, 10 लाख, लायबिलिटीज कितनी, 70 लाख, और एसेट्स कितनी, 30 लाख। और अब शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया कि हमें कंपनी डिसॉल्व करनी है, वाइंडिंग अप करनी है। नाम सुना होगा वाइंडिंग अप। तो लिक्विडेटर अपॉइंट करो। लिक्विडेटर का पहला काम क्या, सेम वही चीज, इन 30 लाख के एसेट्स को सेल करके 30 लाख रुपए रियलाइज करके पहले पेमेंट किसको करेंगे, लायबिलिटीज। कितने लायबिलिटीज रिमेनिंग रह गई, 40 लाख, वो शेयर होल्डर को पे नहीं करनी। यानी एक तरह से उन लोगों का पैसा डूब गया जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया होगा या क्रेडिट में रॉ मटेरियल दिया होगा। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है सर, कंपनी सेपरेट पर्सन है। यदि मैंने या आपने मिलकर के एक कंपनी बना ली ना, और स्टार्टिंग में अपना जो कैपिटल था अपने डिप्लॉय कर दिया, अब यदि लॉस हो गया तो अपना कितना नुकसान, जितना कैपिटल लगाया था वही 0 होगा।
लेकिन उस कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसके लिए अपन जिम्मेवार नहीं है। अच्छा होगा तो डिविडेंड मिलेगा, बुरा होगा तो जो होना था वो कैपिटल लगाया था वो ही जाएगा अपना, उससे ज्यादा अपना कोई नुकसान नहीं, उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं है सर। इसलिए जितने भी बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, चाहे आप रिलायंस, बिरला, टाटा, कौन सा भी लेकर के देख लो आप, सर वो कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो सब कंपनीज है। और इतना डेप्थ है उन पर, आप अकाउंट्स में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं अपन, डेट इक्विटी रेशियो कितना होता है, आएगा वैसे, आप अभी मुझे बताओगे नहीं, 2:1, यानी आप 1 रुपया अपना लगाओ इक्विटी यानी ऑन कैपिटल, इक्विटी वही है जो आपने लगाया है यानी खुद का पैसा, और डेप्ट कितना हो सकता है, यानी खुद लो बोल रहे हैं सर कि 1 रुपया खुद का लगा करके आप 2 रुपए का लोन ले सकते हो। तो रिस्क तो पहले दिन से ही है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है। कल बिजनेस यदि डूब भी गया तो कितना नुकसान होगा शेयर होल्डर को, खुद के 1 रुपए का, और दूसरों को उनके 2 रुपए का नुकसान। इसलिए कंपनी बना करके बिजनेस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, एक तो कंपनी के जो भी एक्टिविटीज होंगी, कंपनी ने अच्छा किया बुरा किया, आपने ये एसी परचेज की, कोई कंपनी की होगी, ये गोदरेज की है, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड या गोदरेज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कौन इसके ओनर, आप या मैं कोई नहीं जानते सर। अपन किसको जान रहे हैं, गोदरेज लिमिटेड को जान रहे हैं। वोल्टाज लिमिटेड एसी होती, कौन है उसका ओनर, आम जनता नहीं जानती सर। हाँ, ये अपने को पता है कि सर जो जियो है उसका ओनर मुकेश अंबानी जी हैं, ये थोड़ी सी फेमस ब्रांड है। ये तो बहुत सी ऐसी कंपनी है सर जिसका नाम तो अपन जानते हैं, लेकिन उनके बिहाइंड द कंपनी कौन है कोई नहीं जानता। HDFC बैंक लिमिटेड, कौन है ओनर, नहीं जानते अपन, नहीं पता, सच में नहीं पता सर। ABC स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कौन ओनर, अपन नहीं जानते सर। और सच में अपने को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपना लेन देन गोदरेज लिमिटेड से है, जियो कम्युनिकेशन लिमिटेड से है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड से है। और कल यदि मान लो अपन ने ये प्रोडक्ट परचेज किया, इसमें कुछ डेफिशिएंसी है, तो बीइंग ए कंज्यूमर अपन केस करेंगे ना, किस पर, कंपनी पर सर। और कंपनी के अच्छे या बुरे जैसे भी क्रम हैं, कंपनी खुद लायबल है, कंपनी खुद अपने अकाउंट से फाइन, पेनल्टी, कंपनसेशन पेमेंट करेगी, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के शेयर होल्डर्स उसके लिए लायबल नहीं होते। और यदि यही चीज पार्टनरशिप फर्म होती तो, यदि ये गोदरेज पार्टनरशिप फर्म होती तो, और मान लो 5 करोड़ रुपीज का कंपनसेशन देना पड़ जाता कंज्यूमर को, तो ओनर्स लायबल होते सर। यदि पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स कम पड़ जाती तो ओनर अपनी जेब से पे करता। इसलिए सर यदि आपको ऐसी लायबिलिटीज से बचना जो फ्यूचर में कंटिजेंट हैं, कभी भी आ सकते हैं, और लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, तो प्लीज बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमेशा अपने क्लाइंट को एडवाइस दीजिए फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मैं आपको बीइंग ए स्टूडेंट नहीं पढ़ा रहा सर, ये तो देखो नोट्स होंगे आपके पास, आप भी रीड आउट कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। लो को आप रीड आउट आराम से, लेकिन समझो ना उसके पीछे प्रोविजंस क्या है, कंपैरिजन करो कि कौन सा फॉर्मेट बेटर है, कौन सी सिचुएशन ज्यादा सही है। तो कंपनी बनाने का सबसे पहला फायदा क्या हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग पर्सन और कंपनी के मेंबर अलग पर्सन। आधी दुनिया तो जानती भी नहीं है कि कंपनी के पीछे कौन है, और कंपनी अच्छा है बुरा जो भी करेगी कंपनी लायबल है। कंपनी के शेयर होल्डर्स कभी सामने नहीं आते, कभी भी सामने नहीं आते सर। वैसे कोई चाइनीज मिल जाए अपने को, अपन उसको ऐसे दुश्मनी की नजरों से देखेंगे कि चाइना का है, आंखें भी नहीं खोल रहा। और ऐसी कितनी कंपनी सर इंडिया में जिसके शेयर होल्डर चाइनीज हैं, और हम बड़े आराम से उनका सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि आम जनता को कंपनी से मतलब हुआ ना। यानी सर आपके घर में यदि आप कंपनी बना लेते हो तो एक नया फैमिली मेंबर आ गया, दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन एक पर्सन है। सब कुछ उसके नाम से करो, अच्छा हो तो अवार्ड लेने शेयर होल्डर जाएगा, गलत हो जाए तो कंपनी का नाम खराब हुआ, उस कंपनी को बंद करके नहीं खोल लो।
विजय माल्या को जानते ही हो, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उसी बंदे ने की है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन की, लगा कि इस कंपनी की इमेज थोड़ी खराब हो गई, तो सेम बिजनेस दोबारा ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू कर दिया। वो कंपनी बैंक को दे दी, वो ले जाओ, इसमें से मैंने आपसे लोन लिया था, इसके एसेट सेल करके आप ले जाओ, नए सिरे से। इंडिविजुअल इमेज खराब नहीं होती। और सीधे आप पार्टनरशिप फर्म होते, सोलो प्रोपराइटरशिप होते, तो सर पार्टनर्स और सोलो प्रोपराइटरशिप को खुद को भी जेल में जाना पड़ता है, क्योंकि पैसे नहीं दोगे तो अरेस्ट किए जाओगे, और कंपनी पैसे नहीं दे रही तो कंपनी के एसेट्स ले लो। इमेज खराब नहीं होती। कंपनी की फैक्ट्री की ऑक्शन हुई है, और पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनर के घर की ऑक्शन होती, और दोनों में फर्क होता है सर। किसी के मकान की ऑक्शन करना सोशल डेथ होती है, इमेज और रेपुटेशन को धक्का लगता है। 2005 में रिलायंस ग्रुप का बंटवारा हुआ, दोनों भाइयों को 50-50% ही मिला होगा, अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी। और आज 20 साल बाद दोनों की नेटवर्थ देख लो आप, एक कहां है और एक कहां है। लेकिन फिर भी अनिल अंबानी जी इतने कमजोर होने के बावजूद भी आज भी 5-7 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी फिर भी है। क्या हुआ? जो रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस, ये 4-5 जो कंपनी थी उसकी इंसॉल्वेंट हो गई, वो बैंक वाले ले गई। लेकिन पर्सनल एसेट्स वो आज भी जिसकी थी, और दोबारा से नई कंपनी जो थी उसकी ऑलरेडी बहुत लॉस में थी, उसको रिवाइव किया, उसके दोनों बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं। और एक कंपनी है रिलायंस पावर, पता नहीं आपने नाम सुना नहीं सुना, ये कंपनी दोबारा से डेप्ट फ्री हो चुकी है और अब अच्छा बिजनेस कर रही है। किसी टाइम पर इसके शेयर्स का भाव 2 रुपये आ गया था सर, और आज डेप्ट फ्री होने के बावजूद अच्छा ट्रेड कर रही है। मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं, बट शायद 25-30 रुपए के आसपास आ गया होगा। अब 2 रुपए से 25 रुपए आने का मतलब 12 टाइम्स होता है। और यही यदि पार्टनरशिप फर्म होती तो इतनी हिम्मत ही नहीं मिलती आपको, या आपकी पर्सनल एसेट्स बचती ही नहीं कुछ करने को। चलो ठीक है, मैं ज्यादा आपको नहीं पकाऊंगा, बस आप इतनी सी मुझे बात बता दो, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट 2000। हाँ, इससे पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956। हाँ, अभी 2013 चल रहा है। नहीं, पूरा कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे टोटल इसमें ओनली 470 सेक्शंस हैं। छोटा ही लो है, कोई ज्यादा बड़ा लो नहीं है, ओनली 470 सेक्शंस। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। 50% के आसपास कंपनी लो आपके सीएमए इंटर में है, और जो रिमेनिंग कंपनी लो होगा वो आपके सीएमए फाइनल में। पढ़ना आपको पूरा ही है, बट पूरा बर्डन ना तो पूरा फाइनल में दिया ना इंटर में दिया। आधा के लगभग पार्ट आपको सीएमए इंटर में दिया हुआ है, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपको सीएमए फाइनल में दिया। तो अभी ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान है, डायरेक्टर के प्रोविजंस तक पढ़ेंगे अपन, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, तो लगभग 200 के आसपास सेक्शंस हैं। और बाकी जो बच जाएंगे वो 270, 250 जो भी हैं, वो फिर आपके सीएमए फाइनल में बच जाएंगे। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पुराने कंपनीज एक्ट की बात करें, जैसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं कभी, ये थोड़ा सा लेंदी था। इसमें 658 सेक्शंस थे सर, इसमें 658 सेक्शंस थे। जब हम लोगों ने सीएस किया था तो हमें यही पढ़ना पड़ा था, और ये चला था 1 अप्रैल 2014 तक। मेरा सीएस 2010 में ही हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओनली कंपनी लो, मैं लो ही पढ़ाता हूं बस। फिर उसके बाद में 3-4 साल तो ये पढ़ाया 658 सेक्शंस वाला। फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे तब, तो सितंबर 2013 में ये एक्ट बन गया था। लोकसभा ने पास कर दिया था और राज्यसभा ने, दोनों ने दिसंबर 2023 में पास कर दिया। फिर 1 अप्रैल 2014 को यह एप्लीकेबल हो गया था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है,
वो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री होते थे। अच्छी सोच थी उनका, बहुत अच्छा लॉ बनाया था। और उस टाइम जो कंपनीज के जो मिनिस्टर थे, आपको ध्यान है सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसे क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एमसीए बोलते हैं उसको। अभी तो एमसीए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक ही देवी के पास है और उनका नाम है निर्मला सीतारमन जी। हर चीज पे टैक्स लगा रही है, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगा दिया, सेकंड हैंड गाड़ी आप बेच रहे हो उस पे भी जीएसटी लगा दिया, कोई भी ऐसी चीज दिखती है ना उस पे भी टैक्स लगा देती। बट चलो कोई बात नहीं, उनको शायद ये टारगेट दिया हुआ है। जब ये कंपनीज एक्ट बना था ना, तब राजस्थान के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उस टाइम एमसीए मिनिस्टर थे सचिन पायलट जी। क्योंकि उस टाइम उनसे एक बार मिलना हुआ था, मेरा नहीं, पूरे सीएस एसोसिएशन का। उसका कारण था, बताऊंगा मैं आपको आगे चल करके। एक सेक्शन 203 आएगा 203, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करवाने के लिए उनसे मांग की थी। क्योंकि जब ये 203 बना था तो वो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए थोड़ा अच्छा नहीं था, तो फिर सीएस लोगों ने मिलकर के उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो करीब अप्रैल के आसपास वो अजमेर से चुनाव लड़ते हैं, अजमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था उन्होंने, तब उन्होंने, खैर कोई बात नहीं, अपन तो सिर्फ इस टॉपिक पे आते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में सिर्फ 470 सेक्शंस, पर ज्यादा अपने को पढ़ने नहीं है। सबसे पहले एक ही टॉपिक बता दो बस आप मुझे, कंपनी किसे कहेंगे सर? ना ना ये मत बोलना कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के हाथ पांव नहीं होते ना। कंपनी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी उसे कहेंगे जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। एक्ट या तो 2013 वाला हो या जो पहले से कंपनी बनी हुई है। तो जो पुराने कंपनीज एक्ट थे 1956 है, 1956 से पहले भी जो कंपनीज एक्ट रहे होंगे 1913 है, 1894 है, तो उन कंपनीज एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड थी उनको भी आज भी हम कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड मानते हैं। क्योंकि सर 2-3 ऐसे ग्रुप हैं, जैसे टाटा ग्रुप है 1905 में स्टेब्लिश हुआ था, 1905 या 6 में, 1905। तो आप सोचिए सर 1905 में जब रजिस्टर्ड हुआ होगा तो उस टाइम तो कंपनीज एक्ट 2013 भी नहीं था, 1956 भी नहीं था, 1913 भी नहीं था, उससे भी 5-7 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी। ब्रिटिश कंट्रोल होता था, बट वो लोग भी बिजनेस तो करते ही थे, तो उस वक्त का जो भी कंपनी लो रहा होगा उसमें रजिस्टर्ड हुई होगी, तो उसको आज भी हम कंपनी लो की डेफिनेशन में इंक्लूड करके चलते हैं। सर बहुत सी ऐसी कंपनी है इंडिया में जो अभी भी आजादी से पहले के समय के दौरान बनी हुई हैं और अच्छा बिजनेस कर रही है। टाटा ग्रुप और बिरला ग्रुप तो लगभग स्टेब्लिश्ड उससे पहले का है। चाहे आप टाटा मोटर्स देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, ये सारी कंपनी पहले की स्टेब्लिश्ड है। तो कंपनी उसे ही कहेंगे जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो या फिर जो प्रीवियस कंपनी लो है उसमें रजिस्टर्ड हो। हाँ, जनरल डेफिनेशन पूछोगे तो आप कह सकते हो कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपनी खुद की पहचान है, वो अपने एक्टिविटीज के लिए खुद लायबल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट सर, कंपनी की कभी डेथ नहीं होती। कंपनी के भगवान ना करे सारे शेयर होल्डर भी मर गए ना, तो भी कंपनी नेवर डाइज। पार्टनरशिप फर्म में तो सबसे बड़ी दिक्कत है, 2 ही पार्टनर हैं और भगवान ना करे एक की भी डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि सर जिसकी डेथ हुई है उसकी फैमिली को पार्टनर मान ले। ऑटोमेटिक पार्टनरशिप का शेयर ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन कंपनी के केस में आज धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया में नहीं है, बट उनके द्वारा स्टेब्लिश रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो उनके नाम जो शेयर थे उनकी डेथ के बाद किसको मिल गए? उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को मिल गई। भगवान करे इनका लंबा जीवन हो, बट जब भी इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो इनके पास जो भी शेयर्स होंगे वो इनके आने वाली जनरेशन को उनको मिल जाएंगे। कंपनी नेवर डाइज बिकॉज द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। कई बार आप नहीं करते, जैसे आपके पास डीमेट अकाउंट है,
और कुछ सेविंग्स हैं, थोड़े बहुत पैसे बचे हुए, तो आप शेयर नहीं खरीदते, और थोड़ा भाव बढ़ जाता है तो बेच देते हो। ऐसे कभी सुना है कि मैंने पार्टनरशिप फर्म में शेयर परचेज किया है, 5% शेयर मेरा है? कर परचेज तो कर सकते हो, पार्टनर एडमिट होते हैं नए पार्टनर, लेकिन आप ऐसे किसी को सेल नहीं कर सकते। आप रिटायर हो जाओ, पार्टनरशिप फर्म आपको पे करेगी, बट आप ऐसे डायरेक्टली कोई और पर्सन को अपना शेयर ट्रांसफर, लेकिन कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफरेबल है सर। ओनली पब्लिक कंपनी के केस में तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो शेयर्स की, सैटरडे संडे को छोड़ करके सुबह 9:15 बजे से लेकर के और दोपहर में 3:30 तक। हाँ, प्राइवेट कंपनी के शेयर ऑनलाइन ट्रेडेबल नहीं होते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो ट्रांसफरेबल ही नहीं होते, ऑनलाइन ट्रेडेबल नहीं होते। याद रख लोगे यहां तक कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में आया हो, ऐसी गलतफहमी की समझ में आ रहा है? सर आपका शुभ नाम, आप थोड़ा लेट आए थे, आपका शुभ नाम? हिमांशु, जयपुर से ही? मंडावा, ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है? कहां पर बताया आपने? हाँ, झुंझुनू में, सॉरी, वो मेरे चूरू में ध्यान रहा, झुंझुनू में आता है। हाँ ठीक है, मूवी बनी थी आप वहां पर, कोई फिल्म भी बनी हुई है मंडावा में बहुत सारी, क्योंकि वहां पुरानी हवेली और ये चीजें ज्यादा है। वैसे आपको पता होगा शायद, अपने डीसीसी के जो ओनर हैं पुनीत सर मंडावा के ही हैं। अरे यार अच्छी जगह है, शानदार जगह, शेखावटी के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह। चलो कभी फिर मंडावा भी आएंगे तो। अब सबसे पहला पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करते हैं, 1 मिनट। कंपनी कितने टाइप की होती है सर? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करोगे आप? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, अच्छे लोग हो आप। नहीं आप बताते हो आप, अब आप बोलोगे सर हमने तो बोला ही नहीं, मन मन में तो बताया है ना आपने, और मुझे पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, लेकिन आप बताते नहीं हो। क्यों नहीं बताते हो? भारतीय संस्कार हैं सर ये, जो आपको आंसर बताने से रोकते हैं। अब बोलोगे सर इसमें संस्कार कहां से आ गई? धनंजय, इसमें संस्कार हैं। देखो, घर वालों ने अपने को क्या सिखाया है कि बेटा कभी बड़ों के सामने मत बोलना, और मैं आपसे सीनियर हूं सर, इतना तो आप मानोगे, तो आप मेरे सामने कभी नहीं बोल सकते। इसलिए मैं कई बार क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आंसर आता होगा, बताने का मन करता होगा, लेकिन तब आपको वो मम्मी पापा की या जो भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं, ताऊ जी, ताई जी, दादाजी, दादी जी, उनकी सिखाई हुई वो बात आपको याद आएगी कि घर वालों ने कहा था कि बेटा बड़ों के सामने मत बोलना, और आप मुझे आंसर नहीं बताओगे। देखो, खैर कोई बात नहीं। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर ध्यान देना प्लीज, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यदि बात करें तो कंपनीज को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है सर प्राइवेट कंपनी, और दूसरी होती है सर पब्लिक कंपनी। चलो एक बात बताऊं, आज यदि मैं 2025 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 10 जनवरी 2025 में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं अपन, लगभग 17 लाख कंपनीज भारत में रजिस्टर्ड है सर, लगभग 17 लाख कंपनीज हैं सर इंडिया में। देखो 5-10 हजार ऊपर नीचे हो सकते, 17 लाख कंपनी है भारत में। और सर आपको विश्वास नहीं होगा, 95% कंपनी प्राइवेट है, मतलब 1 लाख या हद मार के 2 लाख कंपनी पब्लिक है सर, बाकी सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनी मिलेंगे आप। यानी आप आराम से कह सकते हो कि सर 15 लाख तो प्राइवेट कंपनीज है, और बाकी जो 1.5 लाख 2 लाख बच गई होंगी एक एग्जांपल के तौर पे, ये पब्लिक कंपनीज है। क्योंकि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7% चाहिए। यदि आप आरओसी कौन होता है बता देता हूं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ। यदि आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है ना, तो कौन से डिपार्टमेंट में होगी?
आरओसी। खैर आजकल ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, 2006 से ही ऑनलाइन है। और इस वेबसाइट का नाम है mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov.in। कोई पागल ना बनाए आपको, याद रखना सर, गवर्नमेंट वेबसाइट के लास्ट में आपको gov.in मिलेगा। कहीं आपको बाई चांस, वैसे तो आजकल किसी को भी फोन मिलाते हैं तो पहले वार्निंग आती है कि किसी का भी वीडियो कॉल अटेंड ना करें, कोई लिंक पे क्लिक ना करें। सेम उसी तरह से यदि आपको कोई ये बोले ना कि देखो गवर्नमेंट वेबसाइट का टेंडर है .in, .com, .org, कुछ नहीं है, .gov.in। और फिर भी सर मैं तो बोलता हूं आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करो, लिंक के थ्रू मत करो। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हाँ, आपको एक प्रोफेशनल को हायर करना होगा, या तो कोई कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो, जॉब ना करता हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो, जॉब ना करता हो, या कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि उसके साइन होंगे, उसके साइन के बगैर तो आरओसी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करता। तो आपकी सिग्नेचर की पहली अहमियत तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही है सर। बट ये साइन आप तभी कर पाओगे जब आप जॉब नहीं करते हो, जब आपका खुद आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो। जॉब करोगे तो फिर आप ये सब चीजें नहीं कर पाओगे, फिर तो आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, जो आपको वर्क दिया हुआ वो परफॉर्म कर सकते हो। तो करीब 15 लाख कंपनी प्राइवेट है और बाकी जो कंपनीज बच गई वो पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं और पब्लिक में मैक्सिमम की कोई लिमिट। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 18 लाख करोड़ रुपए। कितने शेयर होल्डर होंगे इसमें? करीब 35 लाख शेयर होल्डर, 35 लाख शेयर होल्डर हैं इसमें। 35 लाख तो शेयर होल्डर। तो पब्लिक कंपनी में अब आप, मैं तो जैसे कई बार क्लास में पढ़ाता हूं, आगे मीटिंग का एक टॉपिक आएगा, जनरल मीटिंग, एजीएम बोलते हैं उसको, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। सोचो सर यदि रिलायंस की मीटिंग में सारे जने आ जाएं तो कहां बैठाएंगे? है कोई भारत में ऐसी जगह जहां पर एक साथ 35 लाख लोग बैठ पाएंगे? कोई स्टेडियम? ओनली भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, शायद उसकी कैपेसिटी भी 1 लाख होगी। चलो ग्राउंड्स में भी बैठा देंगे अपन तो 2 लाख मान लो, एक और, उससे ज्यादा नहीं है। सड़क पे भी कितना सड़क पे बैठाएंगे? आपको ध्यान है जब वहां फाइनल मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, उस टाइम मतलब होटल्स में जगह नहीं थी ठहरने के लिए। जब वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था, वनडे वाला वर्ल्ड कप का फाइनल, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। लोगों ने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होकर के वहां पर बेड बुक करवाए थे। जैसे मैं जयपुर से जा रहा हूं तो होटल तो है नहीं, तो वहां के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए, फिर मैच देख के आए, तो हॉस्पिटल वाला खर्चा दे देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड का कितना किराया, जनरल बेड है या जो, और उनको कौन सा सोना था, कौन सा ट्रीटमेंट लेना था। खैर कोई बात नहीं। तो ये कंपनीज, तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम की लिमिट कितनी है? 200। बस कल से अपन ये टॉपिक और डिटेल में पढ़ाऊंगा, प्राइवेट कंपनी का भी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो आज की इस कथा को मैं यही विराम देता हूं, कल अपनी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।